So hello Harsh, welcome to INS. Hi, And thank you. 9 years of Sanam Teri Kasam. जी जी The film is releasing on जी 7th of February. जी What's the mind space like currently? प्रोड्यूसर की जीत यही Mhm, शब्द आ रहे हैं मेरे दिमाग में। mhm, अगर प्रोड्यूसर जीत जाए तो मज़ा है। mhm, और मेरी हर डिसीजंस, हर चॉइस इसी तरफ जाती है कि प्रोड्यूसर जीते। mhm, आई वांट द प्रोड्यूसर्स टू विन एंड आई वांट देम टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि वो जब जीतेंगे, वो जब कमर्शियली उनको जब प्रॉफिट बेनिफिट होगा, तब जाके एक्टर, क्रू, इंडस्ट्री, एवरीवन विल बी इन अ ग्रेट स्पेस। mhm. And the film, when it released, there was a sudden explosion. People got to witness, great performances, good music. Um, while you were working on this film, did you realize that it would go on to establish such a legacy in the long run? सर मैंने तो बेग करके, प्लीड करके ही फिल्म पाई है। Mhm, तो ऑफ कोर्स आई वाज एक्सट्रीमली कन्विंस्ड अबाउट द रोल। स्पेशली मेरे से पहले एक्चुअली कास्टिंग हो चुकी थी इस फिल्म की। mhm, ये स्टोरी एक्चुअली कई बार मैंने इंटरव्यूज़ में बोली है। तो मैं 4 महीने लेट पहुंचा था ऑडिशन पे, और कास्टिंग हो चुकी थी, और मुझे उन लोगों ने भगा दिया ऑफिस से कि निकलो यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो। तो मैंने कहा प्लीज़ आप मेरा सिर्फ एक ऑडिशन देख लीजिए, mhm, मैं यहाँ करने को रेडी हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लड़का जो सेलेक्ट हुआ है बगल वाले ऑफिस में बैठे हुए हैं वो, और वो जो हीरो हैं वो पढ़ रहे हैं अभी स्क्रिप्ट। मैंने कहा सर, आई एम नॉट टेलिंग यू टू चेंज एनीथिंग, मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप मुझे बस एक ऑडिशन करने दो, और आप भले ही फेंक दो ऑडिशन। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने अग्री करके, उनके असिस्टेंट थे रवि जी, रवि जी ने फिर मेरा ऑडिशन लिया, और फिर राधिका मैम, विनय सर ने देखा, और आके 1 घंटे बाद आए, बोले दोबारा करूं? तो मैं दोबारा किया। फिर 1 डेढ़ घंटे बाद आए, विनय सर की आंखों में आंसू थे, और उन्होंने मुझे हग किया और बोले तुमने बहुत नुकसान करा दिया, क्योंकि सारे कपड़े, कॉस्ट्यूम सब हो चुका था। एंड उन्होंने कहा कि अब सब कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन के बाद पोस्टर शूट था। एंड देन आई सेड सर, थैंक यू सो मच, बट एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे वॉशरूम जाना है बहुत ज़ोर से। तो उन्होंने कहा अरे अरे पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने ऑफिस की तरफ इशारा किया, तो मैं वहाँ गया, तो एक्चुअली वहाँ पे वो हीरो जो थे, mhm, वो बैठ के पढ़ रहे थे स्क्रिप्ट। सो मेरी हिम्मत नहीं हुई उनकी आंखों में आंखें डालने की, बट द फैक्ट दैट आई हैड टू प्लीड फॉर दिस रोल गोज टू शो कि मैं तो बहुत कन्विंस शुरू से था इस स्टोरी को पढ़ के, और इसकी सिनॉप्सिस को पढ़ के। सो आई एम जस्ट हैप्पी कि 9-10 साल लग गए, बट एटलीस्ट फाइनली लोगों को वो मेरा थॉट समझ, मतलब मैं जो चीज़ से कनेक्ट कर रहा था उससे लोगों ने भी कनेक्ट किया। तो एक अच्छा सा स्वीट सा फीलिंग है। mhm. Okay, okay. And in these 9, 10 years, you have done many films. Haseen Dilruba comes to my mind, Tara versus Bilal, Dange with Bijoy Nambia. यस। How do you see your journey in these film industry? सारे अलग हैं। हसीन दिलरुबा का जो कैरेक्टर है वो तैश के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। फिर दंगे का जो कैरेक्टर कॉलेज का सुपर सीनियर है वो भी अलग है। तारा वर्सेस बिलाल इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम सनम तेरी कसम, इंदर, एंड so I, like any other actor, have tried my best to give a varied performance। क्योंकि अगर आप एक जैसा काम करेंगे, तो आप भी देख रहे हैं आजकल बॉक्स ऑफिस में जो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं उनको लोग नहीं देख रहे हैं। सो मैं इन चीज़ों से ट्राई करता हूँ कि मैं सीखूं, और इन्हीं चीज़ों को मैं देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि क्या सीख सकता हूँ। तो मैं यही सीख रहा हूँ कि एक जैसा काम मत करो, और ऑनेस्टी से करो। अगर आपको फिल्म रिलीज करनी, कराने की रिक्वेस्ट भी करनी है, तो वो भी इतनी ऑर्गेनिक रखो कि आप प्रोड्यूसर के ऑफिस के नीचे जाके चिल्ला रहे हैं। तो वो जब मैं करने करने लगा था, तो मेरे आसपास के लोग कह रहे तू पागल है, एज एन एक्टर यू कांट बी डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं इन रूल्स को नहीं मानता, और मुझे लगता है कि जितना रियल आप रखेंगे उतनी चीज़ें शायद कनेक्ट हो सकती हैं। Mhm. Okay, okay. And the Pan India film movement, it picked up somewhere around हम्म 2015. हम्म But you have a rich body of experience हम्म prior to that हम्म film movement started. हम्म You have worked across the languages in Tamil, sorry, in Telugu, in Hindi. Currently, looking at the trajectory of the Hindi cinema or हम्म Indian cinema in हम्म। totality, how do you foresee the future of all our industries, the unified Indian film industry? अरे अक्षय सर, फ्यूचर फ्यूचर देखना तो पंडितों का काम है मेरा। मुझे नहीं आता ये सब। एंड ऑल्सो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे आपको बताया कि मैं सबको देखता हूँ, सीखता हूँ दूर से।
तो मैंने ये देखा है कि जितने भी बड़े आप प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो या एक्टर हो, कोई गारंटी नहीं कि आपकी अगली फिल्म हिट होगी। जब इतने बड़े लोगों को नहीं पता तो सर मैं तो चींटी हूँ यहाँ पे, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं फ्यूचर वगैरह में मतलब आई कांट प्रिडिक्ट। And whenever you pick any project, हम्म when you're reading through the screenplay or through your character, वो क्या क्या चीज़ें हैं which have to be there for your character for you to say yes? वेरी गुड क्वेश्चन सर। अक्षय सर, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोड्यूसर। रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, मुझे चाहिए कि बहुत स्ट्रांग रीढ़ की हड्डी वाले कोई प्रोड्यूसर हों जो खड़े रहें। एंड एक नए एक्टर्स के साथ एक फिल्म बनाने निकले थे ये लोग, और दीपक मुकुट सर वो प्रोड्यूसर हैं जो खड़े रहे इस फिल्म के साथ। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। मुझे इस बार तो खास कर आफ्टर 9 years आई मेड श्योर कि कमर्शियल सक्सेस तो सर को मिले, भगवान करे, बट वो जो एक ऑडियंस की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि ये है वो बंदा जिन्होंने इस फिल्म पे पैसे लगाए थे, वो मैं चाहता था एस्टैब्लिश हो। पहली बार किसी एक्टर ने अपने प्रोड्यूसर की फोटो लगाई होगी अपने इंस्टाग्राम, मैंने वो भी लगाई कि भाई ये है वो इंसान, इनको आप टैग करिए। सो किसी भी स्टोरी को सुनने से पहले आई नो एक अच्छा आंसर ये होगा कि मैं बोलूँ कि मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ। मैं कुछ नहीं देखता हूँ। मैं सबसे पहले देखता हूँ कि प्रोड्यूसर कितना स्ट्रांग है, उनका इंटेंशन कितना हार्ड है, और वो खड़े रहेंगे कि नहीं। जैसे आप दोस्त बनाने से पहले क्या देखते हो? ये देखते हैं ना कि वो आपके लिए खड़े रहेंगे कि नहीं। मैं ये देखता हूँ दोस्त की, बाकी उसके पास कौन सी घड़ी है, उसके पास कौन से कपड़े हैं, ये सब आई डोंट थिंक आई want to look into. I want to see a solid person. Yeah. And I was watching your interview with days ago. I want to really know, growing up, what were your fondest of memories in Gwalior? Because it's a beautiful city, you know, one of the beautiful forts of India, Gwalior Fort. Food is great, people are great. If you could share us with the memories while growing up in the city of Gwalior. Growing up memories सर ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए क्योंकि आई रैन अवे फ्रॉम ग्वालियर व्हेन आई वाज 16-17। सो ज़्यादा ना मैं वहाँ पे दोस्त बना पाया, ना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाया। बहुत जल्दी मतलब छूट गया वो सिटी मुझसे। तो थोड़ा लगता तो है कि लोग इतना पसंद करते हैं उस शहर को, और मैं वहाँ रहते हुए भी इतना कनेक्ट नहीं कर पाया। बट वही है, कई बार कुछ पाने के लिए आपको कई चीज़ें खोनी पड़ जाती हैं, तो आई थिंक it's my loss that I couldn't connect with that lovely city. एंड इसी चीज़ को थोड़े अलग तरीके से देखते हैं. यू सेड दैट यू लेफ्ट ग्वालियर एट वेरी टेंडर एज ऑफ 14-15. यही चीज़ अगर यूएस में होती है तो पीपल दे कमेंट अ पर्सन्स एबिलिटी टू गेट ऑफ देयर होम एंड टू एक्सप्लोर लाइफ ऑन देयर ओन. इतनी जल्दी घर छोड़ देना और चीज़ों को देखना, उनसे सीखना, how did it help you to kind of sharpen your survival skills as an artist, as an actor? दैट्स अ ग्रेट, आज का सारे इंटरव्यूज का बेस्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये मैं साइकोलॉजी ऑनर्स भी पढ़ रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की जब आप किसी भी इंडिविजुअल को फैमिली के सेटअप से निकाल के जब रियल वर्ल्ड में उसको रखते हो, तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। एंड आपने घर पे कुछ भी बोला होगा उसको, राजा बेटा बोला होगा या बेकार बेटा बोला होगा, बाहर जाके उसको कुछ नया फीडबैक मिलता है, और वो नए तरीके से वो सारे रूल्स को तोड़ के दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि घर के रूल्स बाहर अप्लाई नहीं होते हैं। सो आई फेल्ट कि मैं बिकॉज आई रैन अवे, आई हैड टू बिकम माई ओन पेरेंट। अपना ही माँ बाप मुझे बनना पड़ा, रोज़ लिखना पड़ा कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस अपने आप को सिखाने के लिए कि ऐसा मैं रास्ता फॉलो करूँगा, ये चीज़ को मैं हमेशा माइंड में रखूँगा। ये चीज़ें लिखते 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 आज वो चीज़ें मुझे मेरे साथ चलती हैं हमेशा, वो थॉट्स मेरे साथ। मैं मानता हूँ कि हर बच्चा जो घर के एनवायरनमेंट से, जो आम खाने का और मिठाई खाने का एनवायरनमेंट होता है, वहाँ से जब बाहर आता है, तब जब उसको अपनी सैलरी और अपने खाना खाने का एनवायरनमेंट पे आता है, वो जब कैलकुलेशन करता है, तो सब बच्चे दे गो थ्रू समथिंग दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड कई खामियां भी मुझ में जैसे हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा पार्टी नहीं कर पाता हूँ, या बहुत ज़्यादा मैं सोशल नहीं रह पाता हूँ। तो ये सब कुछ डाउन साइड्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब अच्छी चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ। थोड़े से इंट्रोवर्टेड भी हो जाते हो आप, थोड़ा अपने आप में ज़्यादा रहते हो, जो बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं बैलेंस बनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा ही रहूँगा।
आई वांट टू डेफिनेटली ट्राई। बट ये है डेफिनेटली कि घर से बाहर निकलने के बाद जो एनवायरनमेंट होता है, मुझे उसमें आई हैव बीन वेरी लकी। मुझे बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले, एंजल्स मिले मैं बोलूँगा। कई लोगों ने मुझे खाना खिलाया, मैं आज भी उनके साथ चिल करता हूँ। तो कई लोगों ने मुझे ध्यान रखा मेरा, कपड़े दे दिए किसी ने, कभी किसी ने कुछ दे दिया। तो उन लोगों को मैं कभी भुला नहीं पाता हूँ। कुछ 18-20 लोगों की एक लिस्ट है मेरे पास। तो आई आई रिस्पेक्ट देम एंड लव देम फॉरएवर। Okay. And I follow you on Insta, and जी। I see you spending a generous part of the year, in the nature. हम्म। Uh, Coming back to Mumbai for work, for shoots, and then again going back to that environment. ये जो इस सिटी से constant attachment और detachment है हम्म। आपका, how do you look at that? बैलेंस एक वर्ड है जिससे मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ बचपन से। मुझे लगता है कि अम, जैसे ये वीडियो बन रही है, आप देख रहे हैं, अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, और अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए तो भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो हमेशा जो वीडियोग्राफर साहब होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बीच में रखें उसको, एक्सपोजर को। वैसे ही मैं मानता हूँ कि लाइफ का एक्सपोजर भी बीच में रहना चाहिए, सेंटर में। बहुत ज़्यादा पार्टी या बहुत ज़्यादा जंगल में रहना, दोनों गलत है। तो एक अच्छा सा प्यारा सा बैलेंस बना रहे तो एक स्वीट स्पॉट आपको मिलता है जहाँ पे लाइफ की हर चीज़ आपके टच में रहती है। जैसे कि मैं हर चीज़ पे अप्लाई करता हूँ, खाना भी खाना है, स्वीट स्पॉट ढूंढो, बहुत ज़्यादा डाइट भी मत करो और बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा भी मत खाओ। वर्कआउट करना है, सिर्फ जिम में मत जाओ, योगा भी करो, स्प्रिंटिंग करो, बहुत ज़रूरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ रनिंग ही कर रहे हैं, सिर्फ जिम ही कर रहे हैं, सिर्फ योगा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको मसल पे ध्यान देना है तो आप जिम जाइए, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी पे देना है आप योगा करिए, एजिलिटी पे करना है तो बैडमिंटन खेलिए, और आपको स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो आप रनिंग करिए, स्प्रिंटिंग, नॉट मैराथन। स्टैमिना डेवलप करना है तो आप एंड्योरेंस की एक्सरसाइज। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उम्मीद ये रखता हूँ मैं कि हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टच करूँ। तो नेचर और काम को मैं इसीलिए अपनी ज़िंदगी में बहुत क्लोज रखता हूँ, ताकि दोनों चीज़ों के बीच में सेंटर में ये एक्सपोजर बना के रखूँ। And you spoke of this word exposure, of beautiful pictures of हम्म। हम्म। wildlife imagery on Instagram also. How long has it been for you for pursuing wildlife photography? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक्चुअली ये सब स्टार्ट हुआ था हैदराबाद से, जब सुब्बू नाम का एक मेरा दोस्त था, उसने अपना पहला कैमरा मुझे हाथ लगाने को दिया था। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, मैं बहुत फ़ोटो लेता था। तब 2010 की बात हो गई है, 14 साल पहले। तो फिर मैं अपना कैमरा खरीदने के चक्कर में लगा रहा, जैसे हम सब कोशिश करते हैं कि अच्छा कैमरा लें। अच्छा तो नहीं ले पाया मैं, एक बेसिक सा कैमरा मैंने लिया, फिर मैं बड़ी कोशिशें करी, फिर ये समझ लो आप मैनुअल सेटिंग्स सीखने में मुझे 8-10 साल लग गए हैं। तो अभी भी अब मेरा हाथ चलता है लाइट देख के, और बिना देखे मैं खट 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 आवाज़ से मैं शटर और आईएसओ और आपका अपर्चर के बीच में मैं खेल सकता हूँ। तो बहुत टाइम लग रहा है और अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि चिड़िया की खासकर बड़ी चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। एनिमल्स फिर भी कभी कभी बैठ जाते हैं एक जगह पे, तो हिलते नहीं है। जब वो हिलते नहीं है तो आपको आपकी सेटिंग्स थोड़ी इजी होती है। बर्ड की फोटोग्राफी बहुत टफ है, क्योंकि वो फट 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 उड़ते हैं, और जैसे वो चेंज होते हैं लाइट चेंज होती है, लाइट चेंज होती है सेटिंग चेंज होती है, सेटिंग चेंज फटाफट ऑन द गो आपको करना है। सो आई एंजॉय दिस अ लॉट। मुझे शांति से पेशेंटली बैठ के किसी चीज़ का वेट करना बहुत पसंद है। तभी सनम तेरी कसम 10 साल बाद आ रही है, क्योंकि मैं कैमरा लेके बैठा हुआ हूँ कि ये चिड़िया कब आएगी। तभी होपफुली ये जो मैंने कैप्चर करना करना चाह रहा हूँ मैं इतने साल से, आई होप कि ये फोटो अच्छी आएगी इस वीकेंड पे। Okay. And the knowledge of light, exposure, lenses, aperture. This is a technical side of knowledge for an actor. You mentioned you have हम्म। done psychology हम्म। as, like you have pursued that हम्म। academia that deals mainly with the emotion, the करेक्ट। mind space. बिहेवियर, यस। When these two come together, हम्म। how do they fine tune your performance as an actor, or what new world इन दोनों का संगम जो होता है वो आपके लिए क्या नहीं दुनिया खोल वाह अक्षय सर, एक इंटरव्यू में दो भयानक बेहतरीन सवाल, वेरी नाइस, लवली। आईएनएस, यू हैव अ जेम इन योर टीम, इनको छोड़ना मत, इनको बचा के रखो। गजब सवाल, क्योंकि साइकोलॉजी से बढ़कर मुझे लग रहा है कि
क्या ही बढ़िया सब्जेक्ट होगा जहाँ पे मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कोई आर्किटेक्चर तो नहीं हूँ, मैं कोई बिल्डिंग तो नहीं हूँ, मैं कोई रॉक तो नहीं हूँ कि मैं केमिकल उसकी केमिस्ट्री पढ़ने लगूँ। मैं तो हूँ इंसान। तो इंसानों की बिहेवियर के बारे में कौन सी पढ़ाई है? साइकोलॉजी। मेरे एक्टिंग करियर में हम क्या करते हैं? बिहेवियर को पढ़ते हैं, नोटिस करते हैं। तो इससे बढ़िया क्या सब्जेक्ट हो सकता है कि मैं ह्यूमन बिहेवियर को पढूं, कोशिश करूं समझने की। समझ तो कोई नहीं सकता है, बट कोशिश, ट्राई वर्ड में यूज करता हूं हमेशा कि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर फॉर माई सेल्फ। मुझे लाइफ में भी मजा आता है और फॉर माई क्राफ्ट ऑल्सो। मुझे काम में बहुत हेल्प मिलती है इस चीज़ से। तो आई एम एन्जॉइंग इट सो मच कि फर्स्ट ईयर में मेरे 81.5% आए, एंड आई एम होपिंग कि अगले 3 साल और मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकूं। मुझे पढ़ बहुत मतलब मैं टाइम निकाल लेता हूँ। ट्रैफिक में फंसता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ, जिम में पढ़ता हूँ, एयरपोर्ट लाउंज में मैं पढ़ लेता हूँ, एयरप्लेन के अंदर जब वो बिठा के रखते हैं 40-40 मिनट, तब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ। तो आई रियली एन्जॉय दिस। और मुझे लोग बहुत पसंद हैं। इंसान क्यों बिहेव कैसा करते हैं, क्या इंसान किस जगह से आ रहा है, किस चीज़ से गुजर रहे हैं, मुझे जानने में बहुत मज़ा आता है। मुझे ऊपर ऊपर से नहीं देखना है उनको, मुझे देखना है कि वो क्या चीज़ फील कर रहे हैं और क्यों उन्होंने ऐसा बिहेव किया। मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें। And you said there is this very good thing about हम्म। constantly studying, observing, imbibing from your surroundings. The actors, the upcoming generation of actors, they mostly see acting as this craft wherein you need to act and react to a stimuli. It can be your co-actor or something else in the frame. बट ये जो पढ़ने की आदत है, ये हम्म। कितना ज़रूरी है एक एक्टर के लिए आपके ओपिनियन में, एंड व्हाट मैसेज विल यू गिव टू द अपकमिंग जनरेशन ऑफ एक्टर्स? सी बहुत ही, मैं पॉलिटिकली करेक्ट साउंड करने की कोशिश करूंगा तो मैं बोलूंगा बहुत ज़रूरी है, बट मैं नहीं बोलने वाला हूँ। वो झूठ होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा सच्चा मन ये कह रहा है कि हर आदमी जो कहीं गांव खेड़े से आया है, उसने तो न्यूयॉर्क से एक्टिंग नहीं सीखी है, बट वो मुझसे बेहतर एक्टर है। तो क्या फ़ायदा हुआ? तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ के अच्छी पेंटिंग बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ के अच्छे डिज़ाइंस बनाओ। क्या हमारी जो मदर्स हैं इतना अच्छा कुकिंग करती है, क्या उन्होंने कहीं लंदन से उन्होंने शेफ़ का कोर्स किया है? नहीं किया है। तो पढ़ाई अच्छी चीज़ है, करो, आपको टर्म्स मिलेंगे, लैंग्वेज बेटर हो जाएगी, लेकिन आपका जो क्राफ्ट होता है ना, वो या तो आप खुद ही बिल्ड करते हो या गॉड गिफ्ट होता है, वो अंदर होता है। पढ़ाई बाहर होती है, बाहर से अंदर आई आती है। क्राफ्ट और टेक्निक और आपका जो स्किल है, ये अंदर से बाहर आता है। तो मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, कंसिस्टेंट हो, परसिस्टेंट हो अपने क्राफ्ट को लेके, कितनी मेहनत करते हो। फिर अगर आपने ऑफिशियल ट्रेनिंग ले ली तो बहुत अच्छा है, नहीं ली तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अच्छा नहीं करोगे। सो प्लीज़ डोंट लेट एनीवन फूल यू कि सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ अच्छा होता है। बहुत सारे पेरेंट्स अभी मुझे पत्थर मारेंगे इस यूट्यूब वीडियो पे। And for the last leg of the conversation, I would like to talk more about the machines that you have in your collection. हम्म। Which is the latest bike that you added to your नहीं, collection? नॉट फ्रॉम अ फिल्म फैमिली। लेटेस्ट वेटेस्ट बाइक नहीं होता मेरे पास, एक बाइक होता है, वही चलाते हैं हम जिंदगी भर। Mhm. तो हमारे यहाँ ऐसा, आई एम नॉट अ कलेक्टर, ठीक है ना? आप प्लीज़ कोई गलत फहमी में मत रहना। मैं एक चीज़ लेता हूँ बहुत ज़्यादा समझ के, सोच के, सपने देख देख के, उसके रात रातों को सपने आते हैं, तब मैं एक चीज़ को ले पाता हूँ। और हमारे लिए इतना ईजी भी नहीं है, और ना हमारी ऐसी लाइफस्टाइल की आदत है हमको। अ, एक बड़ी एक्साइटिंग बात जो एक्सक्लूसिवली आपको शायद मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी ने सवाल पूछा नहीं। रॉयल एनफील्ड इज गिविंग मी समथिंग वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। मतलब वो दो पीस भी नहीं है पूरे दुनिया में, वो एक ही पीस है। Mhm. तो वो एक्सक्लूसिव से भी परे है। तो दैट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। वो शायद 1-2 महीने में मेरे पास होगा। Mhm. आई वुड Is लाइक it टू is it a शेयर। cafe racer or an adventure tourer segment? So you can. कैफे रेसर। Okay. Okay. Perfect. And for my final question, या। what message would you like to give to those artists, not just actors, musician, painter, writer, looking at the current scenario of the OTT, and how can they capitalize or leverage from this ever-evolving industry? कार्ल रॉजर्स नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके बारे में मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अभी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा था कि आपका एक रियल सेल्फ होता है और एक आइडियल सेल्फ होता है। रियल सेल्फ वो है जो आप घर में मतलब जैसे मन कर रहा है वैसे बिहेव कर रहे हो। आइडियल सेल्फ है कि आप ऐसे बैठे हो,
ठीक है? अब 100% घर में आप ऐसे ही बिहेव करोगे और बाहर जाके आप थोड़ा सा ऐसे बैठोगे, ठीक है? तो ये दो सेल्व्स होते हैं। कार्ल रॉजर्स ये कह रहे हैं कि ये दोनों को ना ज़्यादा दूर मत होने दो। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर आ जाए तो इनकॉन्ग्रुएंस एक वर्ड वो यूज़ करते हैं, मतलब कि आपको स्ट्रेस फील होगा अगर बहुत ज़्यादा आप फ़र्क रखते हो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। सारे आर्टिस्ट, पेंटर्स, एक्टर्स को मेरी एडवाइस ये है कि ये जो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ है इसको थोड़ा पास रखो। पूरी तरह सेम कभी नहीं हो सकते आप, वो एक झूठ होगा अगर मैं बोलूँ मैं ऐसा ही घर में बात करता हूँ, तो नहीं होता है। घर में शायद मैं इतने फॉर्मली नहीं बात करता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि इससे बहुत अलग हूँ मैं घर में, उससे बहुत क्लोज मैं रखता हूँ, कोशिश करता हूँ जितनी ज़्यादा ऑनेस्टी मैं घर पे रखता हूँ उतनी ज़्यादा यहाँ कर सकूँ। मुझे पता है कि ये किसी चैनल पे जाएगा INS की, तो इतना भी सच नहीं बोलना है कि भाई बुरा ही लगने लगे लोगों को, तो इसलिए मैं पॉडकास्ट नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि उसमें सच बोलने का कुछ कीड़ा काटने लगता है लोगों को। और वो सच बोलना है आपको अपने बारे में बोलिए, बट वो दूसरों को जो नीचे दिखाने वाला सच है ना, मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ बहुत बड़ा। सो मेरी एडवाइस या सजेशन या कुछ भी बोल लीजिए, वो यही है कि ट्राई टू डिज़ाइन अ लाइफ जहाँ पे आप जैसे असलियत में हैं उससे बहुत ही पास आपकी वर्क पर्सनैलिटी भी हो। आपको बहुत ईजी लगेगा, नींद अच्छी आएगी, घर जाके थकान नहीं होगी, क्योंकि कई बार हम जब बहुत परफॉर्म करके आते हैं ना बाहर, घर आके हम ऐसे हो जाते हैं भाई यार बहुत थक गए। क्यों? क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे थे पूरे दिन। परफॉर्मेंस जितना आप थोड़ा सा इधर आ सकते हो कोशिश कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा पूरी तरह घर वाले आप बिहेवियर में आ जाइए, तो जितना क्लोज रखेंगे उतना ज़्यादा इजी हो जाएगी लाइफ और उतना अच्छा आपका क्राफ्ट निखर के बाहर आएगा। दैट्स माय 2 bits। Perfect. So with that, we have reached the end of this conversation. If there's थैंक यू। something that I may have missed asking as a question, or something that you would have loved to talk Well, Akshay ji, you touched 2 very important points and I'm so happy कि मेरे को ऑब्जर्वेशन जब मैं करता हूँ या दूसरे करते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है, और आपने ये ऑब्जर्व किया। एंड आई एम मिसिंग द फैक्ट कि आप यहाँ कैमरे के सामने क्यों नहीं बैठे हुए हैं। सर सबको देखने दीजिए कौन है, प्रोटोकॉल प्लीज तोड़िए। hopefully soon, hopefully थैंक यू, soon. On थैंक that यू, note, thank you so much. It थैंक was यू a pleasure, INS, थैंक यू and I अक्षय wish जी, you all the best. थैंक यू।